गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर। जैसा कि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन देख लिए, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार भी देख लिए। कल हम लोग बात किए थे आखिरकार कि हम लोगों को पढ़ना है क्या, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को समझने के लिए, वो उसको अन्य देशों पर लागू करने के लिए, उससे पहले हमको विकास के आधार पर आखिरकार अन्य देशों में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा। अब चलिए कल के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि क्या है, कि कौन कौन बच्चा होमवर्क सेंड किया था। कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आइए देखते हैं। होमवर्क हमने दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें से मात्र आंसर जो आया था इसका रुचि कुमारी, ऋषि कुमारी और अशफाक आलम, स्तुति मलिक, ये इतने बच्चों का सिर्फ आंसर आया था। तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज आप लोग क्लास करते हैं तो आंसर पूरा दिया कीजिए। हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोग आंसर करते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर दिया कीजिए। चलिए हम इसका परिभाषा देखते हैं। तो इसके बारे में हम बताए थे, ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आपका पूंजीवादी तथा समाजवादी, पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती हो, वैसा दोनों का दोनों गुण अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था वाले को हम क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। चलिए हम इसका परिभाषा बनाते हैं, आइए समझते हैं फिर से। इसका परिभाषा अगर हम बनाए तो हम क्या बना सकते हैं, अर्थव्यवस्था का वैसा रूप जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी व्यक्ति अथवा राज्य व सरकार का अधिकार होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगा प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं यह किस देश में पाया जाता है, इसे हमें देखना है। पहले इसको समझ लेते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां क्या कहते हैं, उत्पादन के सभी साधनों पर किसी व्यक्ति या संस्था अथवा राज्य व सरकार, मतलब व्यक्ति का भी अधिकार और सरकार का भी अधिकार, दोनों का अधिकार हो, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाएंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े थे पूंजीवादी में किसी खास व्यक्ति अथवा संस्था का अधिकार होता था, और समाजवादी में राज्य व सरकार का अधिकार होता था। तो समाजवादी का भी रूप आ गया और पूंजीवादी का भी रूप आ गया, जिसमें दोनों के दोनों गुण पाए जाते हो, वैसी अर्थव्यवस्था वाले को हम क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो ये है कल का सॉल्यूशन आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार विकास के आधार पर हमारे जो इकोनॉमी है, जो हमारे कंट्री है, जो हमारे देश है, या हमारे इस दुनिया में जितने देश हैं उनको किन किन आधारों पर बांटा गया है। उससे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वह है भारत। भारत क्यों, क्योंकि भारत में आपको भी पता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर
उत्पादन जितने भी होते हैं उसमें किसी खास व्यक्ति की फैक्ट्री होती है तो खास व्यक्ति का भी अधिकार होता है, या अन्य जो साधन होते हैं उस पर सरकार का भी अधिकार होता है। मतलब यहाँ के हमारे इंडिया में जो रूल है, यहाँ पर पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था पाई जाती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है। दोनों के दोनों रूप हमारे इस अर्थव्यवस्था में भारत में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा भारत खुद है। चलिए अब हम लोग विकास के आधार पर देखते हैं कि कैसे है यह, कि विकास के आधार पर हमारा कैसे कैसे बांटा गया है। चलिए विकास के आधार पर, विकास के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के रूप होते हैं अर्थव्यवस्था के, या ऐसा कह सकते हैं कि 3 प्रकार से हम विकास के आधार पर देशों की इकोनॉमी को बांटते हैं। तो पहला जो हो जाता है विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा जो हमारा हो जाता है वह है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो हमारा हो जाता है वह है हमारा अल्प विकसित, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा हो जाएगा विकास के आधार पर। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग बांटे थे अभी कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो हमारे किस चीज के आधार पर थे? तो आखिरकार अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं उस हिसाब से हम लोग बांटे थे। ठीक है, अब हम लोग विकास के आधार पर बांटते हैं कि अन्य देशों को किस किस आधार पर बांटा गया है। याद कीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये बात बताए भी थे कि अब विकसित राष्ट्रों में पाया जाता है, ताकि किस प्रकार के राष्ट्र में, तो वो हमको यहां पे समझ में आएगा। तो विकसित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूर्ण रूपेण विकसित व्यवस्था पाई जाती हो, पूर्ण रूपे विकसित है वह, तो विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाएगी। जो विकसित हो रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब वह अर्थव्यवस्था या वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे पूरी तरीके से ना विकसित है, ना बेचारा अभी तक विकसित होने के कगार पर पहुंचा है कि वह विकसित हो सके या शुरुआत कर सके, उसने उत्पादन का तो उसने अपने पास उपलब्ध साधनों का कुछ भी उपयोग नहीं कर पाया है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देशों को हम अल्प विकसित देश कहेंगे या अल्प विकसित इकोनॉमी कहेंगे वहां की अवस्था को। ठीक है, आइए हम बारी बारी से इसको हम पुनः पढ़ते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। पहला नंबर हमारा प्रकार जो था वह था विकसित अर्थव्यवस्था। आइए ध्यान देते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था को देखते हैं यह है क्या। तो इसके पहला नंबर पॉइंट में हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, पेंसिल एक मिनट हम लोग ले लेते हैं। इसमें हमारा कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या कि ये वैसा देश जो या जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से विकसित है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देशों को हम क्या कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था। इसका दूसरा नंबर पॉइंट हमको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि वैसे अर्थव्यवस्था, अर्थात इसका हम अर्थाते में लिखते हैं वह देश जो प्रथम व द्वितीय औद्योगिक क्रांति
के समय से कार्यरत है। तो ऐसी इकोनॉमी वाले देश को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसका हम बी नंबर पॉइंट हम पुनः लिखते हैं। इसके बी नंबर पॉइंट में हमको देखना पड़ेगा क्या, इसके बी में हम लिख सकते हैं इनके जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा अधिक होता, सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है? अधिक होता है। तो वैसी इकोनॉमी जिसमें जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या हो, हिस्सा अधिक हो, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। कोई दिक्कत? हमको लगता है कि आपको क्या कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास लिख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल छूट गया था हमारा, वो हो गया अमेरिका, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया। यहां की जो अर्थव्यवस्था है यह पूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्रों पर उपस्थित है। किस चीजों पर उपस्थित है? किस चीजों पर निर्भर है? औद्योगिक, औद्योगिक चीजों पर निर्भर है। यहां पर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र पर। अब वैसे भी ये जो ब्रिटेन आप देख रहे हैं, यह औद्योगिक, सबसे पहले औद्योगिक का विकास, सबसे प्रथम औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, और अन्य जो यूरोपीय देश है हमारा, उसमें बाद में शुरू हुई थी। ठीक है, वो लोग द्वितीय क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आ गए थे। ठीक, तो सबसे पहले ब्रिटेन में इसी की शुरुआत हो गई थी। तो हमारा ऐसे वाली इकोनॉमी वाले देश को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा, हमारा क्या? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश। इसका एक और पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट हम लिखेंगे इसका, ये अपने पास उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन कर रहे होते हैं। जितने बार इनके पास ये संसाधन है, उन सबका ये पूरी तरीके से समुचित दोहन कर रहे होते हैं। मतलब समुचित दोहन का मतलब होता है समुचित प्रयोग। दोहन का मतलब क्या होता है? प्रयोग। दोहन का मतलब प्रयोग। ये समुचित दोहन कर रहे होते हैं। ये अपने पास उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन कर रहे होते हैं। तो इनके पास जितना भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हो या मानव संसाधन हो या मानवकृत संसाधन हो, सबका ये पूरे तरीके से विकसित हो, ये क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी अर्थ वाला देश को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। आइए हम विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, इसका परिभाषा हम लिखते हैं, वैसे अर्थव्यवस्था वाला देश जो अपने पास उपस्थित
संसाधन का प्रयोग तो कर रहे होते हैं, पर या परंतु वे पूरी तरीके से उसका प्रयोग या दोहन नहीं कर पा रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे अर्थव्यवस्था वाला देश को हम कौन सी अर्थव्यवस्था वाला कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। इसमें देखिए विकसित वाले में बताए थे, उसमें क्या होता है, इनके पास जितना संसाधन होता है उनका वो समुचित दोहन करते हैं, पूरे की पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है, वैसी अर्थव्यवस्था वाला देश जो अपने पास उपस्थित संसाधन का प्रयोग तो कर रहे होते हैं, लेकिन परंतु पूरी तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। तो पूरी तरीके से कर लेंगे तो विकसित वाले देश कहलाएंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे हमारे पास संसाधन के तीन रूप जो हम देखे थे, मानवकृत और प्राकृतिक, ये तीन संसाधन के रूप होते हैं, वो पूरी तरीके से इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश हम कौन सी व्यवस्था वाला देश कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे देश जो थे, इनके जीडीपी में क्या होता है? इनके जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र अथवा कृषि, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का महत्व क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, इनके जीडीपी में सेवा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों का हिस्सा बढ़ रहा होता है तथा कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आ जाता है, उसके एग्जांपल्स में हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल्स हो जाता है वो हमारा क्या? भारत ये इनके पास संसाधन का भंडार है पूरी तरीके से। एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की थी भारत के बारे में, अच्छी बात नहीं की थी, बहुत ही अच्छा से कमिटमेंट दिया था कि भारत तो धनी है लेकिन भारतीय गरीब है। समझ में आ रही बात? कि भारत जो देश है वह धनी है, लेकिन इनमें उपस्थित जो लोग हैं वह गरीब है। अब क्यों गरीब है? क्योंकि इनके पास जितना संसाधन है उनका वो समुचित दोहन नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जितना मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है उसका भी हम समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जितना मात्रा में उपस्थित हमारे पास मानव संसाधन है उनका भी हम समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? अब भी हम विकासशील और विकसित दोनों का दोनों तुलना करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगी आपको। आइए ध्यान दीजिए, तो हमारा भारत इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आइए दोनों को हम तुलना करके समझते हैं कैसे दोनों कैसे अलग है और किस प्रकार से कौन बेहतर है, और हमारे देश में विकासशील अर्थव्यवस्था कैसे है। आइए मैं समझता हूं। विकसित लिख लेते हैं इधर, मान लीजिए विकसित है, इधर लिख दीजिएगा विकासशील।
समझ लीजिएगा, ठीक है। तो विकसित वाला में हम लोग जो लिख रहे हैं, इसमें क्या होता है, अपने पास उपलब्ध संसाधनों पर, अपने पास उपलब्ध, ये उपलब्ध लिखा हुआ है, लागत चिन्ह लगा दिए, चलो लिख लेते हैं, उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने लिखा इनके जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अब विकासशील में पढ़े थे उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर तो रहे होते हैं, कर तो रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पा रहे, मतलब समुचित दोहन नहीं कर पा रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं। उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर तो रहे होते हैं, परंतु समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। इनके जीडीपी में औद्योगिक प्लस सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है। समझ में आई बात? तो यह हमारा क्या हो गया, उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर तो रहे होते हैं परंतु समुचित दोहन नहीं कर पा रहे होते हैं। इनका हो गया जीडीपी में क्या होता है, औद्योगिक प्लस सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा होता है। इसमें क्या होता है, अपने पास उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग कर पा रहे होते हैं। इनके जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कैसे होता है, समझ में गया। अब आइए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, अपने पास उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग कर पा रहे होते हैं, और संसाधन हमारे पास कितने प्रकार के उपस्थित होते हैं, तो संसाधन हमारे पास 3 प्रकार के, यहां पर लिखते हैं, नहीं यहां संसाधन आप लोगों को पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में पढ़ना है आप लोगों को। तो पहला हो गया मानव संसाधन, दूसरा हो गया मानवकृत संसाधन, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास प्राकृतिक संसाधन। ये तीनों संसाधनों का क्या कर रहे होते हैं, ये पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे होते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए, अमेरिका हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, इनके पास मानव है, चाहे प्राकृतिक संसाधन, मतलब जितने पेड़ पौधे जीव उब है हमारे पास, धरती उड़ती हो गया, जल उल हो गया, सूर्य का प्रकाश जितना हो गया, उस सबका समुचित उपयोग कर पा रहे हैं। उसके बाद मानवकृत, मतलब मानव के द्वारा जितने भी चीज बनाए गए हैं उनका भी वो समुचित प्रयोग कर पा रहे होंगे। आप लोग एप्पल का फोन देखते हो, कहां की फैक्ट्री, हमारे पास वहां की फैक्ट्री है, तो मतलब समुचित प्रयोग कर पा रहे हैं। और मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि इनके पास तर्क शक्ति है। अगर मानव जिन चीजों का प्रयोग नहीं करता है वो संसाधन नहीं कहलाता है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो मानव खुद एक संसाधन है। अब बताइए, हम लोग के देशों में अगर देखते हैं तो हम लोग के देशों में क्या होता है कि संसाधन तो यही तीनों है, लेकिन जो मानव है उनका समुचित में प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख ले, मान लीजिए हम ही लोग के यहाँ जो औरत है चाहे लड़कियां हैं, उनको उन एवज में काम नहीं दिया जाता जितना पुरुषों को दिया जाता है। लेकिन क्या अमेरिका में वैसा देखा जाता है, क्या ब्रिटेन में ऐसा देखा जाता है, नहीं देखा जाता। उनके पास जितना संसाधन उपलब्ध है उन सबका वो प्रयोग करते हैं, जिनके कारण से ये विकसित राष्ट्र है। लेकिन हमारी विकासशील जो अर्थव्यवस्था है इन्हीं के कारण है, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो बहुत है लेकिन इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात?
जैसे आप ही बताइए कि सोच करके बताइए कि जिस प्रकार से पुरुष हमारे जीडीपी को बढ़ाने में हिस्सा ले रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे इंडियन वुमेन, अगर जो भारतीय औरत है वह भी अगर हिस्सा लेने लगे तो हमारा देश प्रगति करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की जो जीडीपी है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, वह विकासशील इकोनॉमी है। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि इनके जीडीपी में औद्योगिक प्लस सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या होता रहता है? बढ़ रहा होता है। मतलब कृषि क्षेत्र कम रहा होता है, इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र प्लस सेवा क्षेत्र क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। और इसमें मैंने देखा क्या कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है? ज्यादा होता रहता है। बात आ गई समझ में? यह हमारा हो जाएगा विकसित देश, दूसरा हो जाएगा हमारे पास विकासशील देश। ठीक है। आई होप आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कहां? सब क्या कहते हैं? अल्प विकसित देशों पे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को समझते हैं। कितना मिनट का? अब आ जाइए, अगला हम पढ़ रहे हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब यह होता है कि यह बेचारा क्या होता है? वैसी अर्थव्यवस्था या वैसा देश जो अपने पास उपलब्ध संसाधन का थोड़ा भी प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं। समझ में आई बात? तो इनके पास जितना भी होता है ना बेचारा, ये थोड़ा भी अपने पास जितना भी उपलब्ध संसाधन है, संसाधन के जितने भी रूप हमने देखा, उसमें से किसी भी चीजों का प्रयोग तो बेचारा नहीं कर पा रहे होते हैं। ना तो खुद का प्रयोग कर पा रहे होते हैं, और ना तो अपने पास उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर पा रहे होते हैं, और ना अपने क्या कहते हैं जो भी प्राकृतिक संसाधन उसका, न मानव संसाधन उसका, न मानवकृत संसाधन है उसका, उन सारे के सारे संसाधनों से ये वंचित रहते हैं। तो ये बेचारा काम कैसे करता है? आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर तो फिर ये इसका देश चल कैसे रहा है? यह बेचारा क्या करता है? यह आत्मनिर्भर देश नहीं है, यह खुद पे निर्भर देश नहीं है, यह बेचारा दूसरे पे आश्रित है। तो ये आश्रित व्यवस्था अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे देशों को हम आश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भी कहते हैं। आश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भी कहते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था वाले देश भी कहते हैं। समझ में आ गया बात? क्योंकि आश्रित है, ये दूसरे पर निर्भर होकर के तब कार्य करते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास विकसित था वो आत्मनिर्भर देश है, वो पूरी तरीके से अपने आप पे निर्भर है। समझ में आ गई बात? तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल क्या पढ़ेंगे उसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल आज जो हम पढ़े हैं सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जो हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग को द्वितीय क्षेत्र बोल रहे थे, प्रथम क्षेत्र बोल रहे थे, सर वो क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक ये समझना प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक ये नहीं पढ़ाते तब तक वो हमको पढ़ाने में दिक्कत होता, इसलिए हमको यहां से शुरू करना पड़ा। ठीक है। तो आज हम कल हम क्या देखेंगे सो ध्यान से देख लेते हैं। आइए आज का जो होमवर्क कहते हैं, हम जो कल जो पढ़ने वाले हैं वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन है? क्षेत्र या क्षेत्र जो बोल दे सब सही है,
तो इसमें हम इसको भी 3 रूपों में बांटेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये कितने प्रकार के हैं और ये जाता कितना है, मतलब क्या क्या होता है इसके अंतर्गत। पहले पढ़ा देते हैं, आप लोग को 3 ही पढ़ना है, वैसे 5 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक, अब ज्यादा पढ़ के पढ़िए मत, वरना ज्यादा कुछ खा लेने के बाद हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब देखे ना हमारा पेट गड़बड़ हो गया, तो वही हाल हो जाएगा। इतना ही पढ़िए जितना आराम से पचा सके। प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा हमारा हो जाएगा कौन सा, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, ठीक है हमारे पास, ये हमारा जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तो अब हम लोगों को कल यही पढ़ना है। अब आप लोग कहोगे सर आपने तो होमवर्क ही नहीं दिया हमें। हाँ बाबू, होमवर्क आपका तैयार है। चलिए अब आपके होमवर्क पे चलते हैं कि आज आपका होमवर्क क्या है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, आपने क्या क्या साइनॉप्सिस बनाया है, कहने का मतलब आपने क्या क्या नोट्स किया है। आपने अपना नोट्स, अपना नोट्स आपको ग्रुप में शेयर करना है। रिव्यू मैं करूंगा कि आप लोग अपने नोट्स में क्या क्या गलत लिखे, कहां कहां लिखे और कैसे लिखे हैं, उस सबका रिव्यू मैं दूंगा आप लोगों को। जितने ही बच्चों का आएगा आपका नोट्स, आपने क्या क्या नोट्स किया है, उस सबको मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कहां कहां गलती करा है। कल के क्षेत्र से हम पढ़ेंगे। और टेलीग्राम में आप लोग जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया, मैं व्हाट्सएप में सिर्फ आप लोग 250-60% आ सकते हैं, बट टेलीग्राम में आप लोग 2 लाख मतलब 2 मिलियन पर्सन एक साथ जुड़ सकते हैं। आप उसमें आराम से जुड़ सकते हैं आप। तो आप लोग उसमें आइए। मैंने 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन के लिए रखा है, दूसरा ग्रुप आपके प्रॉब्लम के लिए मैंने बनाया। तो आप प्रॉब्लम्स जो पूछ सकते हैं, जितना भी आपके पास प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे आप पूछ सकते हैं। तो सारा अकाउंट कैसे बना, ये सबकी समस्या हो रही है। मुझे बच्चे पूछे, सर से बच्चे पूछ रहे थे कि सर अकाउंट कैसे बना। जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाते हैं ना, जाते हैं प्ले स्टोर में, व्हाट्सएप खोल सर्च करते हैं, व्हाट्सएप आता है, फिर उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर अपना नंबर डालते हैं, अकाउंट बनाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद टेलीग्राम लिखिए, टेलीग्राम आ जाएगा आपका, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दीजिए, उसके बाद आपका नाम मांगेगा और सबसे खास बात आपका निक नेम भी मांगेगा। आप निक नेम क्या होता है, आपका पेट नेम क्या होता है, वो भी पूछता है उसमें। आप अपना वो भी डाल दीजिएगा जिससे आपका नाम आ जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो बनकर तैयार है। उसके बाद हमारे पास ज्वाइन है, जब ये ज्वाइन वाले लिंक पर, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिएगा, अपने आप जुड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो टेलीग्राम सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैंने दिया है, और अब तक सब कुछ उसमें टेलीग्राम पे पीडीएफ जितना होता है, टेस्ट कुछ भी पता है उसमें सबसे फैसिलिटी क्या होता है, उसमें क्यूज का क्वेश्चन जो भी मैं भेजूंगा ना आप लोग को, एक टाइमिंग के साथ 30 सेकंड का हम टाइम दे देंगे उसमें, ठीक है। तो 30 सेकंड का जब भी टाइम देंगे, 30 सेकंड बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड तक आप उसमें क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं उसके साथ। आपने सही किया, गलत किया, पूरा का पूरा। और जितना ही बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होंगे उनको गिफ्ट मिलेगा, मतलब टेलीग्राम पर ही मिलेगा। सीरियसली में तो गिफ्ट मिलते नहीं है, टेलीग्राम के द्वारा ही गिफ्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए जुड़िए उसमें, आपको सारे के सारे चीज अच्छा मिलेंगे। हम लोग अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।